भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ। मैं भारत माँ की बेटी, आपकी अपनी हिंदी हूँ। नमस्कार, मैं इशिका शॉ। मैं आकांक्षा रावत। आज हिंदी दिवस के कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करते हैं और आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी के रूपांतर को चिह्नित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा विविध संस्कृतियों वाला देश है। धर्म, परंपराओं और भाषा में इसकी विविधता के बावजूद यहाँ के लोग एकता में विश्वास रखते हैं। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। दुनिया भर में हिंदी तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर अमरीश सक्सेना, डीन डीएमए मीडिया स्कूल से अनुरोध करूंगी कि वो इस पावन अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करें। मेरे सहकर्मियों और विद्यार्थियों, निश्चित रूप से ये एक अलग तरह का अवसर है जहां हम हिंदी के बारे में बात करने के लिए एकत्र हुए। वैसे तो मीडिया स्कूल में किसी भी इवेंट का होना कोई नई चीज़ नहीं है, वी आर नोन फॉर दिस, बट देन हिंदी दिवस जिस तरह से हम लोग हर साल ही मनाते हैं, कुछ भी अलग, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। 1949 में, जैसा कि अभी आकांक्षा ने बताया, हिंदी दिवस की शुरुआत हुई, और लेकिन सिर्फ ये आयोजन भर तक इसको सीमित हम नहीं कर सकते। हालांकि सरकारी तौर पे देखें तो हिंदी का सप्ताह भी मनाया जाता है, हिंदी का पाक्षिक समारोह भी होते हैं, और एक अनिवार्यता है सारे सरकारी विभागों को कि वो कुछ न कुछ कार्यक्रम करें और हिंदी को आगे बढ़ाएं। बहुत सारे संस्थानों में मैंने देखा है कि न सिर्फ इस बीच बट साल के अन्य समय में भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं जहां हिंदी को प्रोत्साहन मिले और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा मिले। जैसे कि अगर मैं आकाशवाणी का एग्जाम्पल लूँ, वहाँ पर रोज़ एक शब्द, एक बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ पर जैसे हम ब्रॉडकास्टिंग हाउस में घुसते हैं तो एक बोर्ड है जहाँ पर रोज़ एक नया शब्द लिखा जाता है और उसका अर्थ लिखा जाता है, इसलिए कि अगर आप रोज़ जो भी देख रहे हैं वहाँ जो जाते हैं लोग देखें, उस हर दिन एक नए शब्द को, तो एक नया शब्द रोज़ आप सीख रहे हैं। तो जब भी हम भाषा की बात करते हैं, किसी भी भाषा की बात करें, उसको सीखने और समझने की बात करते हैं, तो दो ही चीज़ें सबसे प्रमुख होती हैं उसमें। एक होता है आपको व्याकरण का ज्ञान उस भाषा का, और दूसरा आपके पास उस भाषा का शब्द भंडार। तो अगर आपके पास शब्द हैं तो आपको संचार में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, चाहे लिखने की बात हो, लिखने वाली भाषा हो या बोलने वाली भाषा हो। ज़्यादातर लोग शब्दों में ही फंस जाते हैं, आपको बोलते समय आप अटक जाते हैं। उसका भी मुख्य कारण यही है कि आपका दिमाग में तमाम चीज़ें चल रही होती हैं और आपको बहुत ही उपयुक्त शब्द नहीं मिल पाता उस अर्थ में जिस अर्थ में आप बात कर रहे हैं। तो और बहुत बार ये होता है कि आपको किसी दूसरे शब्द से गुजारा करना पड़ता है क्योंकि वही शब्द आपके दिमाग में आ रहा है, या दूसरा शब्द आपको उसका जो विकल्प है, उसका जो पर्यायवाची है वो नहीं पता है। एक ही शब्द के 10 पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन उन सब का जो प्रयोग है वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग अर्थों में हो सकता है। तो वो चीज़ें जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। और मीडिया पूरी तरह से भाषा पर ही आधारित है। जिस भी भाषा में आप बात करें, अंग्रेजी में करें, हिंदी में करें, किसी अन्य भाषा में करें, लेकिन मीडिया में संप्रेषण के लिए भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि सिर्फ ये 14 सितंबर के समारोह तक सीमित न रहे बात, चूँकि स्पार्क की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है, तो स्पार्क के स्तर पर भी इस बात को देखने की ज़रूरत है कि हम भाषा को कैसे समृद्ध बनाएं। तो अगर स्पार्क कुछ करना चाहता है तो इस समारोह के बाद इसके फॉलोअप के रूप में
तमाम ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे मैंने एक शब्द को रोज़ एक नए शब्द को सीखने की बात कही, तो कुछ नए शब्दों को कैसे सीखा जा सकता है, हिंदी के प्रयोग को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे उसमें कुछ अन्य कार्यक्रम या कुछ जैसे लिखने की प्रतियोगिताएं या इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं जिससे प्रोत्साहन मिले सभी छात्रों को भाषा को और बेहतर ढंग से समझने का और सीखने का। इस बार की जो पिछले 1.5-2 महीने बैठक हुई थी उसमें हमने इस बात पर भी विचार किया था कि हम जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं उनके सीखने को भी बढ़ावा दें। और इनफैक्ट अगर हम आज के संदर्भ में बात करें, 1949 में हो सकता था कि हिंदी दिवस का वो महत्व था जिसकी वजह से हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत हुई, लेकिन आज जब 2022 में हम बात कर रहे हैं तो हिंदी दिवस सिर्फ एक हिंदी दिवस नहीं है और उसको हिंदी दिवस तक सीमित होकर रहना भी नहीं चाहिए। हमें इनफैक्ट इस हिंदी दिवस को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाना चाहिए, जहाँ पर हिंदी के साथ साथ अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम है, बांग्ला है, जितनी भी भाषाएं हैं इनके प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। अगर इसी संदर्भ में हम उदाहरण लें, अभी जब वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया था तो उसमें हमारे तुम लोगों में से ही कई लोगों ने अपनी जो उनका जो एंथम था अर्थ डे का उसको गाया था और अलग अलग भाषाओं में गाया था, लेकिन वो एक अवसर था जो उस तरह की चीज़ की गई। बट मैं ये समझता हूँ कि उस तरह की प्रयोग हमें बार बार करने चाहिए किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी स्तर पर, कि अलग अलग भाषाओं में अभी जितने लोग भी तुम यहाँ बैठे हुए हो सभी की जो मातृभाषा है वो हिंदी नहीं होगी। तो अगर तुम्हारी भाषा मातृभाषा हिंदी के अलावा कोई अन्य भाषा है तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम अपने जो भी मित्र लोग हैं, जो भी सहपाठी हैं, उनको अपनी मातृभाषा के बारे में कुछ सिखाओ। और जो हिंदी भाषी हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनका जो मित्र है जो दूसरी भाषा को बोलता है उससे उस भाषा को सीखने की कोशिश करें। जब हम ये करेंगे तभी इस तरह के समारोह की पूरी सार्थकता होगी। और तभी हम अगर हम इस स्तर से भी देखें कि अगर हम राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी देखें तो उससे भी हमें समाज को और संगठित करने में, एकजुट करने में मदद मिलेगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो बहुभाषी देश है। दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें बहुत संख्यक ऐसे देश हैं जो एक भाषा को बोलते हैं, तो एक भाषा आधारित देश है। भारत की खूबी यही है कि ये अनेक भाषा वाला, बहुभाषा वाला देश है, लेकिन जो एक भाषा और दूसरी भाषा का अंतर है वो हमें अंतर को समाप्त करने की ज़रूरत है। और जो मैं कह रहा था कि जो इस बार की मीटिंग में हमने ये विचार विमर्श किया था कि हम आपस में ही छात्रों के स्तर पर जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं उनको सीखने और सिखाने का जो क्रम है हम उसको शुरू करें। लेकिन वो लगभग 2 महीने हो गए, अभी वो वहीं पर रुका हुआ है। मेरे ख्याल में पूरी बात जो है वो विचार के लेवल पर ही रुकी हुई है। तो ज़रूरत है कि विचार को हम कार्यान्वित करें, क्योंकि विचारों की अपनी महत्ता है, लेकिन विचारों से भी ज़्यादा जो महत्ता है जो मैं समझता हूँ वो है एक्शन की, कार्रवाई की। तो हम जितने भी विचार सोच रहे हैं उनको कार्यान्वित करने की कोशिश करें, उनको मूर्त रूप देने की कोशिश करें, जिससे कि जो हम सोचते हैं वो हम कर पाएं। तो मुझे लगता है कि आज के दिन से जितने भी जो प्रमुख लोग हैं जो आगे नेतृत्व में हैं इस बात में, वो इस बात को गंभीरता से लेंगे और इस क्रम को आज के बाद शुरू करेंगे, जिससे हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएं। और जो यहाँ से उत्तीर्ण होकर लोग निकलेंगे डिग्री के साथ बीजेएमसी की जो मीडिया में जाएंगे, वो भी मुझे उम्मीद करता हूँ कि और बेहतर अपना प्रदर्शन कर पाएंगे मीडिया में, जब वो मीडिया में किसी भी स्तर पर काम कर रहे होंगे। धन्यवाद।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं 3rd ईयर के विनायक मिश्रा और 2nd ईयर की साक्षी मिश्रा को कविदास जी का निर्गुण भजन सुनाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, आज मैं साक्षी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक गीत जिसमें कबीर दास जी ने अपने वाक्यांशों के माध्यम से भय को दूर करने की सीख दी है। प्रस्तुत करते हैं। निरभय निरगुण निरभय निरगुण धुन रे गाऊंगा गाऊंगा हा हा निरभय निरगुण निरभय निरगुण धुन रे गाऊंगा गाऊंगा हा हा निर्भय निरगुण निर्भय निरगुण धूल कमल दल मूल कमल दल आसन बांधुची मूल कमल दल मूल कमल दल आसन बांधुजी उलटी पवन चढ़ाऊंगा चढ़ाऊंगा उलटी पवन चढ़ाऊंगा चढ़ाऊंगा निर्भय निरगुण निर्भय निरगुण धुन रे गाऊंगा गाऊंगा निर्भय निरगुण निर्भय निरगुण मन मत को कर लाऊं जी मन मत को घिर कर लाऊं जी पांचों तत्व मिलाऊंगा मिलाऊंगा पांचों तत्व मिलाऊंगा मिलाऊंगा हा हा निर्भय निरगुण निर्भय निरगुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा हा हा निर्भय निरगुण निर्भय निरगुण कहता कबीरा सुनो भाई साधु जी 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 राग 36 सुनाऊंगा सुनाऊंगा राग 36 सुनाऊंगा सुनाऊंगा निर्भय निरगुण निर्भय निरगुण निर्भय निरगुण धुन रे गाऊंगा गाऊंगा। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी को जन जन की भाषा बनाने में यूं तो कई कवियों और लेखकों का योगदान रहा है। उन्हीं में से कुछ कवियों और लेखकों के बारे में बताने के लिए हम अब 3rd ईयर की मालविका भट्ट को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप सभी का सादर प्रणाम। आज जब सभी यहाँ उपस्थित हैं तो ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, पर मैं ये बताना जरूरी समझूंगी कि हिंदी
हमारी सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और हिंदी का महत्व अपने आप में बहुत है। तो क्यों ना आज ऐसे ही कुछ कवित्रियों के बारे में बात करा जाए जिन्होंने हमारी हिंदी भाषा में एक अलग ही रंग भरा है। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रसाद जी का बचपन से ही इतिहास साहित्य में बहुत रुझान रहा, जो कि उनके कार्य में देखा गया। उनकी कुछ रचनाओं में से है कनन, झरना और तिथि। 14 जनवरी 1937 को उन्होंने अपनी जीवन भर की रचनाएं अपने पाठकों को दे दी और अपनी अंतिम सांस से वहीं ली। आधुनिक मीरा कहलाई जाने वाली महादेवी वर्मा। महादेवी जी का जन्म यूपी के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह एक कवित्री होने के साथ साथ एक कार्यकर भी थी। उनका विवाह छोटी उम्र में हो गया था, मगर उसके बाद भी उन्होंने अपने लेखन का काम नहीं छोड़ा। उनकी कुछ रचनाओं में से है नीरज, निहार। महादेवी जी 11 सितंबर 1937 को इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अल्मोड़ा उत्तराखंड में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को हुआ था। यह कहना जरूरी है कि साहित्य में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। उनकी कुछ विशेष रचनाएं थी सत्यका और ग्रंथि। इलाहाबाद में 28 दिसंबर 1977 को उनका निधन हो गया था। इन कवियों और कवित्रियों ने हमारी हिंदी भाषा को अच्छा बनाया, इस हिंदी भाषा में गुण डाले। आखिर में ये जरूर कहना चाहूंगी, इसी से है हमारा सम्मान, हिंदी भाषा को मिलना चाहिए प्यार। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालविका। अब हम प्रतियोगिताओं की ओर बढ़ते हैं। पहली प्रतियोगिता का नाम है आशुभाषा यानी कि एक्सटेम्पोर। इसके नियम बताने से पहले मैं हमारे प्रतिभागियों से अनुरोध करूंगी कि वो आकर अपना चिट उठाएं। हमारे पहले प्रतिभागी है ऋषभ पटेल, जो कि 3rd ईयर से है। तो मुझे विषय दिया गया है कि आपका पसंदीदा संगीतकार। तो ठीक है, तो ऐसे समय में इंग्लिश का प्रयोग नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मेरा जो विषय है वो है आपका पसंदीदा संगीतकार। अब ऐसे में सभी लोगों के अलग अलग प्रकार के पसंदीदा संगीतकार होते हैं, लेकिन मैं आप सबकी दिलों की रूह को समझते हुए मेरा पसंदीदा संगीतकार चुनूंगा अरिजीत सिंह को, ठीक है। ये जो है ये हार्ट के डॉक्टर हैं, दिल के डॉक्टर हैं। सॉरी, डॉक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, ये दिल के चिकित्सक हैं। तो हाँ, तो अरिजीत जी ना दो दिलों को जोड़ने का काम करते हैं, और कभी कभार अगर दिमाग खराब हो जाए लोगों का तो तोड़ने का काम करते हैं। तो अरिजीत सिंह के गाने सुनकर बड़े नहीं हुए थे हम, मतलब हम बड़े हुए थे, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो तुम, ठीक है। लेकिन जब अरिजीत सिंह के गाने सुने तो हमारे अंदर एक व्यक्ति जाग गया। हम जानने लगे कि प्रेम क्या होता है। अरिजीत सिंह ने हमें सिखाया। हमारा दिल तो बच्चा था, लेकिन अरिजीत सिंह ने हमें सिखाया है कि प्रेम क्या होता है, प्रेम की परिभाषा क्या है। तो अरिजीत सिंह का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आने वाले समय में आप ऐसे ही दिलों को मिलाइए और अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। धन्यवाद। तो आज की पत्रकारिता सबको पता होगी कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तो मैं अपने रिश्तेदारों को बताना चाहूंगा कि रिश्तेदारों के लिए पत्रकारिता क्या है। 2 चीज है, एक तो एबीपी न्यूज और आज तक। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे रिश्तेदारों को लगता है कि मैं एबीपी न्यूज यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ठीक है, और वहीं से मुझे डिग्री के बाद मुझे वहीं से ही नौकरी भी मिलेगी। खास बात हुई है भाई। तो आज के मजाक से रखिए, आज की पत्रकारिता ये है कि आप कैसे काम करते हो, आप ईमानदार हो कि नहीं, आप अपने काम के प्रति कितने समर्पित हो। धन्यवाद।
कितना समर्पित हो और करना चाहते हो कि नहीं। पहले तो ये कि करना चाहते हो कि नहीं, ऐसे ही कुछ मिला नहीं, पत्रकारिता कर ली तो रहने दो यार, तो यही है। तो धन्यवाद। भारत की जनसंख्या 1 अरब लगभग 1 अरब 35 करोड़ ही होगी। हालांकि भी 2021 में जनसंख्या हुआ नहीं था कोविड के कारण, तो कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन अनुमान है, ये लगभग बोला जाता है, तो अनुमान ही है ये 1 अरब 35 करोड़। तो इतनी बड़ी आबादी में हमें विकास करना, भारत का विकास कर पाना एक बहुत ही चुनौती है। भारत का विकास करना, इसके लिए बहुत सारे कानून भी बने। चाइना ने भी बनाया था, फिर से उनको हटाना पड़ा। भारत ने भी बनाया अभी, वैसे तो मतलब बात चल रही है वैसे, लेकिन फिर भी अभी इस पे बनना चाहिए। हालांकि कानून बनना चाहिए, लेकिन इसमें ये भी होता है कि इसमें लोग कहते हैं जातिगत भेदभाव करते हैं और जो भी कहें वगैरह वगैरह। तो इसको हमें रोकने के लिए जो भी कानून व्यवस्था बने जल्द से जल्द बनना चाहिए, नहीं तो भारत फिर विस्फोट हो ही जाएगा। सही बात है। सबसे पहले नमस्कार सभी को। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा जो विषय है आशु भाषण के तहत वो है क्यों हो आप खास। ये विषय कम सब ज्यादा लग रहा है, और तो मैं बताना चाहूंगा कि क्यों हो आप खास। इसमें मैं अपने बारे में बताऊं तो जैसे एक साधारण सी बात है कि आप सभी में कुछ ना कुछ खास होता है। अब वो आप देख पाते हैं कि नहीं, लेकिन आप अपने भविष्य में ऐसी कठिनाइयों को देखते हैं और मतलब आपको लगता है कि आप सही रास्ते पे नहीं हैं, या मतलब जो भी ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता कि आप में खास क्या है। तो मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि जब आपको कभी ऐसा लगे कि आप में खास क्या है और वो आपको नहीं पता लग रहा, तो आप वो चीज चुनिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा मस्ती में ही काम करते रहें, लेकिन आप ऐसी चीज चुनिए जो आपके मस्ती के साथ आपके दैनिक जीवन जो होता है उसमें भी आपको अग्रसर रखे और आपकी भी आगे भविष्य में यार ग्रोथ को हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ वो तो डेवलपमेंट होता है, वो ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, हाँ मतलब भविष्य में जैसे जो आपका विकास हो वो अग्रसर हो, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अपना मनपसंद काम कीजिए, लेकिन अपने दैनिक जीवन से जोड़कर। जैसे अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है बीजेएनसी के स्टूडेंट है, तो छात्र हैं, तो सभी को पता है कि हमारे पास करीबन 16 से 17 तरह की अलग अलग जगह होती हैं जहाँ पे हम आगे जा सकते हैं, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो एंकरिंग हो। मुझे इनकी हिंदी में नाम नहीं पता है, मुझे पता है ये बात, बट जी धन्यवाद। मेरा विषय है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना जाता है, और पत्रकारिता मैं पत्रकारिता के बारे में बताना चाहूंगी कि आजकल के जमाने की पत्रकारिता है और पहले भी लाइक सेम थी कि इसमें हमें एक जैसी थी हम बोलते वक्त थोड़ा सा हचकते हैं, टीवी पे देख के बोलना होता है हमें, और अब डिबेट शोज बहस का और वाद विवाद का, तो उसमें हमें कुछ नहीं पता होना चाहिए, लेकिन हमें ज्ञान जरूर होना चाहिए हर चीजों का। जो हमारा टॉपिक होता है, विषय जो हमारा विषय होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम जनता को भी जागरूक कर पाएंगे और बता पाएंगे लोकतंत्र के बारे में, हमारे देश के बारे में, और जो पत्रकार का काम होता है लोगों को जागरूक करना, तो वो कर पाएंगे। धन्यवाद।
इस प्रतियोगिता में इतना मजा आ रहा था कि यहाँ पर हमारे साथ एक और प्रतिभागी जुड़ गए हैं, सूफिया मिर्जा। मेरा विषय है साहित्य समाज का दर्पण। समाज में काफी कुछ होता आ रहा है, तो साहित्य में अगर वो सब लिखा नहीं जाएगा तो आज जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जिसे हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं और सामाजिक विज्ञान कहते हैं, उसमें हमें अपने पौराणिक लोगों के बारे में और पौराणिक प्रथाओं के बारे में पता लग रहा है। और जो भी जैसे मुगल हैं और बाकी सारे लोग हैं, उन लोगों के बारे में हमें पता चला है। आईना है जो समाज है, साहित्य में जो भी हम पढ़ते हैं इसके बारे में हमें पता लग रहा है। जैसे कि एक चीज है, हम सबके कुछ ना कुछ, जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो इस्लाम में हमारे सारे पौराणिक चीजें बताई गई हैं। महाभारत में पौराणिक चीजों के बारे में बताया गया है। गुरु ग्रंथों में पंजाब के लोगों के बारे में बताया गया है। तो ये सब समाज का दर्पण ही है, जो कि हम सबको अपने पुरानी चीजों के बारे में एक बेहतर दृश्य बनाने का एक मौका देता है। धन्यवाद। अब हमारी आखिरी प्रतिभागी तन्वी त्रिपाठी। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों और साथ ही साथ हमारे शिक्षकगण, मैं तन्वी त्रिपाठी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपना अशुभ भाषण, जो कि है आज के चलचित्र के ऊपर। चलचित्र को हमेशा से समाज का आईना बोला जाता है और चलचित्र में जैसा दिखाया जाता है उसका असर समाज पे भी पड़ता है और कभी कभी समाज में दिखाई गई चीजों, समाज में होने वाली चीजों को चलचित्र में भी दिखाया जाता है। और जब चलचित्र की शुरुआत हुई थी भारत में, तब एक तरह से वो आम लोगों की तकलीफों को दिखाता था और लोगों को समस्याओं का हल भी बताता था। धीरे धीरे चलचित्र जो है वो हम लोगों के मनोरंजन का एक अहम हिस्सा बन गया। साथ ही साथ हमको जीवन जीने के काफी सारे सबक भी देता गया। लेकिन चलचित्र में आजकल एक बुरा दौर चल रहा है, जब ना तो चलचित्र इतना ज्यादा मनोरंजन होता है और ना ही उसमें किसी किस्म का हमको जीवन जीने का कोई सबक मिलता है। आजकल चलचित्र ऐसा हो गया है जिसको परिवार के साथ देखना भी काफी मुश्किल हो गया है। लेकिन सोचते हैं कि शायद चलचित्र बनाने वाले जो निर्देशक निर्माता है वो अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव लाए और चलचित्र ऐसा बनाए जिससे लोगों को मनोरंजन भी मिले, लोग उससे कुछ अच्छा सीखे भी और साथ ही साथ वो परिवार देश को जोड़ने का काम करे और साथ ही साथ हमारी भारतीय संस्कृति को भी एक अच्छे तरीके से उसका प्रदर्शन करें, ना कि एक नकारात्मक तरीके से। हमें उम्मीद है कि एक दिन ये बदलाव जरूर आएगा। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी हिंदी भाषा मन भावनी और लुभावनी है, तो आइए अब इस प्यारी भाषा के बारे में कविता के माध्यम से सेकेंड ईयर की तन्वी त्रिपाठी से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं तन्वी त्रिपाठी अपने आशु भाषण के बाद एक छोटी सी स्वरचित कविता भी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है जय हिंदी जय हिंदुस्तान। जैसे नारी की शान होती उसके माथे की बिंदी, वैसे ही हम भारतीयों की शान है हमारी भाषा हिंदी। भारत में है कई भाषाएं, पर हिंदी है उनकी महारानी। हिंदी भाषा रहेगी हमेशा भारतीय एकता की निशानी। आज की पीढ़ी में कुछ लोग होते हैं हिंदी बोलने पर शर्मिंदा, नहीं समझते वो लोग कि मातृभाषा से ही है संस्कृति जिंदा। है हमारी हिंदी भाषा हम भारतीयों का मान, विदेशों में हिंदी भाषा की है हम भारतीयों की पहचान। करते हैं इस हिंदी दिवस आपसे एक छोटी सी फरियाद कि ना भूलें आप हिंदी भाषा,
क्योंकि है ये हम भारतीयों की बुनियाद। हर साल मनाते हैं हम हिंदी दिवस का पावन पर्व, ताकि कर सके हम लोग अपनी मातृभाषा पर गर्व, ताकि कर सके हम लोग अपनी मातृभाषा पर गर्व। धन्यवाद। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब शिक्षा से मैं अनुरोध करूंगी कि वो प्रश्नोत्तरी यानी कि क्विज प्रतियोगिता के लिए मंच संचालन करें। नमस्कार, मैं शिक्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, परंतु हमें इसका कितना ज्ञान है, ये जानने के लिए और इस कार्यक्रम को थोड़ा और मनोरंजक बनाने के लिए मैं शुरुआत करना चाहूंगी प्रश्नोत्तरी यानी कि क्विज। इस प्रतियोगिता को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला, जिसमें हमारे ही बीच से 7 समूह शामिल हैं, जिनमें से मैं पहले 4 समूह को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। समूह 1 विनायक यादव और यश जोशी। समूह 2 साक्षी मिश्रा और श्रुति शर्मा। समूह 3 तमन्ना ठाकुर और दीक्षा नेगी। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप सभी हमारे साथ इस प्रतियोगिता में जुड़े, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी प्रतियोगिता के नियम भली भांति जान लें। पहले चरण में अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी अनुवाद करना होगा। इसके लिए हर समूह को 20 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें हर प्रश्न के सही उत्तर पर 5 अंकों की प्राप्ति होगी और हर किसी के पास 5-5 प्रश्न आएंगे। अगर किन्हीं 2 समूह के अंक बराबरी के होते हैं तो एक निर्णायक प्रश्न पूछा जाएगा, जो निर्धारित करेगा कि आगे कौन जाएगा। आप सभी में से शीर्ष 4 समूह आगे दूसरे चरण में जाएंगे। आशा है आप सभी को नियम समझ आ गए होंगे। टीम 1 विनायक यादव और यश जोशी, आपके लिए पहला प्रश्न। एंड को हिंदी में क्या कहते हैं? दूसरा, मेंशन जिक्र किया, ये उर्दू का शब्द है मैम। तीसरा, एडिटर, मॉर्न, MOURN, मॉर्न। शॉक, SHOCK, शॉक। बहुत अच्छा। सॉरी, बहुत अच्छा। इशिका, क्या सारे उत्तर समय के अंदर थे? आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। टीम 2 साक्षी मिश्रा और श्रुति शर्मा, आपसे पहला प्रश्न है रेडियो, RADIO, रेडियो। इमेजिनेशन, IMAGINATION, इमेजिनेशन। पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल। सुपीरियर, SUPERIOR, ऊंचे स्थल पर। ये सेंटेंस है। नेविगेशन, NAVIGATI, यार हमें तो बड़े मुश्किल वर्ड बोल रहे हैं। सुपीरियर का अर्थ क्या यहाँ पे किसी को मालूम है? सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ। नेविगेशन, आपका समय जा रहा है। जेन्युइनली, GENUINELY, जेन्युइनली। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। धन्यवाद। और हेलो सर, क्योंकि इन्होंने बोला था कि बहुत टफ है, तो मैं देखना चाह रही थी कि यहाँ पे किसी को भी नहीं आता है। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, आपके पास सिर्फ 20 सेकंड का समय होगा। आपका पहला प्रश्न है चैंपियन, CHAMPION, कंदर। दूसरा, अनेबल, UNABLE, विफल। अरेस्ट, ARREST, गिरफ्तार। एडवर्टाइजमेंट, ADVERTISEM, प्रचार। मोनार्की, MONARCHY, मोनार्की। मोनार्की। अब मैं अगली 2 टीमों को बुलाना चाहूंगी।
सजल मिश्रा, महिमा गुप्ता, सूची पाठक और अनन्या वर्मा। आपके लिए पहला प्रश्न है लिरिक्स, LYRICS लिरिक्स। फ्यूल, FUEL फ्यूल ईंधन। टेलीफोन, TELEPHONE दूरभाष। डिटेल, DETAILED डिटेल विवरण। ऑनेस्टली, HONESTLY ऑनेस्टली सच्चाई। टीम 5 सूची पाठक और अनन्या वर्मा, आप लोग बैठ सकते हैं। पहला प्रश्न स्टडी, STUDY स्टडी। शिक्षा और पढ़ाई। इंसेप्शन, INCEPTION इंसेप्शन। टीम 6 ज्योति मिश्रा और रवि यादव। टीम 7 कशिश आहूजा और आर्यन शर्मा। ज्योति मिश्रा और रवि यादव। पहला प्रश्न वैली, VALLEY वैली। वैली, VALLEY वैली। सेकंड कंपोजर, COMPOSER कंपोजर। रिस्पेक्ट, RESPECT रिस्पेक्ट। हॉस्पिटैलिटी, HOSPITALITY हॉस्पिटैलिटी। आदर तक। बेसिकली, BASICALLY। टीम 7 कशिश आहूजा, आर्यन शर्मा। आपके लिए पहला प्रश्न है एम, AIM एम। एम लक्ष्य। दूसरा ट्रेड, TRADE ट्रेड। व्यापार, नहीं व्यापार। आप ऑडियंस से नहीं पूछ सकते हैं, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सेलिब्रेशन, CELEBRATION सेलिब्रेशन। सब नहीं, सब प्लीज, PLEASE प्लीज। इस पूरे प्रश्नोत्तरी में 2 प्रश्न ऐसे थे, रेडियो और पेंटाम्ब्रिज, जिसका हिंदी अनुवाद नहीं है। इन्हें इंग्लिश में भी वही कहा जाता है और हिंदी में भी। और उसके लिए हम लोगों ने 6 प्रश्न पूछे थे, जिनसे भी उस तरह के प्रश्न पूछे गए उनसे एक एक्स्ट्रा प्रश्न पूछा था। प्रतिबिंब पेटी, कैमरा को प्रतिबिंब पेटी कहते हैं। कोऑर्डिनेटर। जब तक हमारे निर्णायकगण मूल्यांकन कर रहे हैं, मैं आप सभी को अगले चरण का विवरण देना चाहूंगी। हिंदी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान साहित्यकारों का था और इन्हीं साहित्यकारों की पहचान करनी है आप सभी को। आप सभी के समक्ष चित्रपट यानी कि स्क्रीन पर भारत की कुछ महान साहित्यकारों की तस्वीर दिखाई जाएगी, जिसके नीचे उनके किसी प्रसिद्ध लेख या कुछ पंक्तियां या फिर कोई भी ऐसी चीज जिनसे उनकी पहचान जुड़ी हो वो लिखी होगी और उनसे आपको अनुमान लगाना है कि वह कौन है। आप सभी के पास बस एक अवसर होगा सही उत्तर को देने का। हर समूह को 4 प्रश्न मिलेंगे, जिसके सही उत्तर पर 10 अंकों की प्राप्ति होगी और उत्तर गलत होने पर 0। इस चरण में एक थोड़ा सा फेरबदल ये है क्योंकि इसमें साहित्यकारों को जोड़ा गया है। ऑडियंस से भी सवाल जाएगा और हम चाहेंगे कि अगर हमारे शिक्षकगण इसका जवाब दे सके तो हम उनके पास जाना चाहेंगे। कंपटीशन क्विज का दूसरा चरण है। अभी जो मैम सारी टीम्स हैं उनमें से 4 टीम अभी आगे आएंगी जो सिलेक्टेड हैं और उनके बीच क्विज होगा। सेकंड राउंड। तो मुझे एक बार फिर से मौका दिया गया है स्टेज पे आने का, ठीक है? तो
आज मैं आप सभी को पहले तो मेरे शिक्षकगण और यार मेरे यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर अभी तक इस कार्यक्रम में बने रहे और इस कार्यक्रम का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं, ठीक है। और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। तो आज मेरा एक प्रयास है कि आज कुछ नया करने की कोशिश है, ठीक है। टीचर्स ने हमेशा सिखाया कि यार तुम्हें जब कुछ समझ ना आए तो तुम कुछ नया करो, कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ लोगे। तो आज आया हूँ मैं स्टैंड अप करने, ठीक है। यूपी इलेक्शन से सीधा स्टैंड अप, ठीक है। तो अब शुरू करता हूँ। पहले आपको अपना परिचय दे देता हूँ कि मैं मेरा नाम ऋषभ है और मैंने पीजी, एलकेजी, यूकेजी और पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक, फर्स्ट टू 12th तक मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी। और इंग्लिश मीडियम में मैंने बहुत कुछ सीखा सिवाय इंग्लिश के, ठीक है। तो ये बड़ी मेरी दिक्कत रही है यार, मतलब इंग्लिश, मेरा हिंदी से नाता ऐसा है ना कि मैं 12 साल पढ़ लिया लेकिन इंग्लिश से कभी वो लगाव नहीं हुआ जो मुझे अपनी मातृभाषा से रहा, ठीक है। तो क्या है कि हमेशा ऐसा रहा है कि मैं कभी भी इन स्कूल्स के नाम सुनता हूँ ना कि एलन हाउस पब्लिक स्कूल, हाँ, सेंट मैरी पब्लिक स्कूल, वो मुझे अजीब सा लगता है यार, मतलब अजीब सी फील आती है यार जब मैं सुनता हूँ ना हमारे यहाँ, वहां आओ, हमारे स्कूल का नाम है राम भरोसे पब्लिक स्कूल। भैया राम भरोसे रिजल्ट आ रहे हैं, इधर पे मतलब नहीं है, टीचर्स को टेंशन ही नहीं है, सब भगवान पे है, ठीक है। अब क्या है कि मैं हिंदी का ऐसा था कि मैं अपने स्कूल में था, ठीक है। तो मैंने एकदम, मतलब मैं जीवन में नोटिस बोर्ड मैंने देखा नहीं लेकिन इस बार देख लिया, ठीक है। अब नोटिस बोर्ड देख लिया तो नोटिस बोर्ड पे मैंने देखा, लिखा है कि जो बच्चा स्कूल के अंदर हिंदी में बात करेगा उसे पर शब्द 10 रुपए का फाइन देना होगा। अब मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा मेरी बातें तो लंबी चलती है, एक सेंटेंस मतलब 20 शब्द 200 रुपए का फाइन, मैंने धंधा बना दिया यार, हाँ। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, तो मैं क्या, मुझे लगा कि क्रांति लानी है यार, हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है और प्रिंसिपल सर चाह रहे हैं कि भाई बच्चे इंग्लिश में बोले, क्यों बोले, हाँ। तो मैं जो है मैंने सोच लिया कि मैं जाऊंगा। बात ये नहीं थी कि मुझे दिक्कत थी कि तुम हमारी मातृभाषा को यार दबा रहे हो, दिक्कत ये थी कि मुझे इंग्लिश आती ही नहीं थी, बोलता क्या, हाँ। तो मैंने कोशिश करी, मैं गया प्रिंसिपल सर के पास, मैंने कहा सर ये सही नहीं है, आप ऐसे कर रहे हैं, मैं टेंशन में खड़ा हूँ पूरे सम्मान के साथ, ठीक है। मैंने कहा सर आप ऐसा मत करिए, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन 2 चीजें हुई कि एक तो मेरी क्रांति खत्म हुई और शांति आ गई कॉलेज में। वो क्यों आई, क्योंकि ना मैं भूल गया कि मैं 8 इंच का आदमी 8th क्लास में पढ़ रहा हूँ और मैं 8 फुट के सामने जाके भिड़ रहा हूँ, ठीक है। अब उसे 40 साल का अनुभव है, उसकी हाथों की लकीरें घिस गई है बच्चों को सपाटे मारते मारते। तो जैसे ही मैंने ये बात बोली उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया, पूरे कॉलेज में शांति, में क्लास में वापस आया। अब तुम्हें क्या होगा कि तुम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में एक फर्क होता है कि हिंदी मीडियम में हिंदी वाले बच्चे मिलेंगे, नमस्कारम, नमो नमाचार्य, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में क्या होगा, 2 वैरायटी मिलेंगी आपको। एक बच्चा जैसे इंग्लिश आती है बड़ी प्यार से या जस्ट लाइक दैट, और एक है हिंदी वाला जैसे अब क्या हुआ कि हाँ, तो अब नया जो है 2 वैरायटी। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, कि इंग्लिश में इसलिए आते हैं क्योंकि रिश्तेदार ने बता दिया कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगे तो एक तो इंग्लिश अच्छी होगी, दूसरी नौकरी अच्छी होगी, तीसरी छोकरी अच्छी होगी, ये आ गया इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो ये पढ़ रहे हैं, अच्छी शादी होगी, बढ़िया जीवन समर्थ। अब क्या टीचर ने पूछ लिया, टीचर ने पूछा इंग्लिश मीडियम वाले से, हाउ टू फेस योर फियर, मतलब तुम डर का सामना कैसे करोगे। इंग्लिश वाले ने बढ़िया लस्सी उठाई और पी लिया, आई विल फेस माय फियर, आई विल डू दिस एंड आई विल जंप ऑन द फ्लोर एंड डू, ठीक है। तो अब क्या है कि इसने सब बता दिया यार, मैं वो वाला सेंटेंस बना नहीं पा रहा हूँ इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले ने बता दिया तो मैं तालाब में भी कूद जाऊंगा अगर मुझे डर का सामना करना हो, ठीक है। और अच्छा ये बच्चे ऐसे ही अपने पापा से कहते हैं, डैड आई वांट अ साइकिल, अरे बेटा बहन कब चाहिए तुम्हें साइकिल, मेरे पापा पूछते भाई, हाँ। तो पापा ने कहा बहन यार बेटा राइट नाउ पापा मुझे अभी साइकिल चाहिए यार, पापा को बाजार नहीं जाना पड़ा, घर पे साइकिल आ गई, ठीक है ठीक है। मैं भी पहुंच गया यार। अच्छा दोस्त इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले को पीछे रहे, हम अपने पापा के पास गए, पापा हमें साइकिल चाहिए। बोले बेटा किस मूवी का डायलॉग है ये, मूवी का डायलॉग नहीं है। मैंने कहा पापा मेरे दोस्त के पास साइकिल है, मुझे भी साइकिल चाहिए। पापा ने कैसे मार दिया, मैंने कहा पापा साइकिल मांगी, मैंने साइकिल मांगी थी, आपने ये गियर वाली साइकिल क्यों दी थी। हाँ मतलब कोई इज्जत ही नहीं है यार। मैंने कहा साइकिल के चक्के घूमते हैं यार, मुझे भी चक्का घुमाना है, रेस लगानी है यार।
मेरे पापा गए बगल की दुकान पर चक्री खरीद के लाए, कह रहे अब लगाओ रेस। बोले यार क्या मतलब बड़ी दिक्कत रही है यार मेरे साथ। अब क्या हुआ कि आपके स्कूल में ना टीचर्स बड़े कमाल के होते हैं। हिंदी वाली मैडम वो बनती हैं जो सबसे खतरनाक हो, भले ही उनकी मैथ अच्छी हो, प्रिंसिपल सर कहते हैं, लेकिन बनोगी आप हिंदी की टीचर, क्योंकि आपको हंसी नहीं आती है। अब क्या है कि दुर्भाग्य से वो हिंदी वाली मैम मेरी क्लास टीचर भी बन गई। और क्या है कि हिंदी वाले टीचर्स भले ही कितने डांटे तुम्हें, लेकिन उन्हें लगाव रहता है बहुत अंदर से। ठीक है, तो मैडम आई हमेशा की तरह, मैम ने करा पढ़ाना शुरू और बैक बेंचर्स ने करा खाना शुरू। बैक बेंचर्स का टिफिन खुल गया, अब छोले भटूरे की सब्जी हवा में उड़ रही है, मैगी की खुशबू हवा में उड़ रही है ना, और इधर से खुली चाउमीन मैम के नाक में जाके टकरा गई। मैम ने सुन लिया, मैम ने सुन लिया कि भैया कहीं कुछ खुला है। मैम आगे देखती ही नहीं है, आगे उनके फेवरेट स्टूडेंट है, मैम पीछे बैठ पहुंच गई। बोली तुम्हें तमीज नहीं है, क्लास के बीच में खाना खा रहे हो, कभी तुम्हारे पेरेंट्स से फोन लगा के। अब ताज्जुब की बात ये थी कि मैडम हर बार यही बात कहती थी, कभी तुम्हारे पेरेंट्स से फोन लगा के। इनके पास फोन नहीं था, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस था यार। और उससे बड़ी बात ये है कि इनके पास मेरे पेरेंट्स का नंबर ही नहीं था, कहां से फोन लगा के। अब क्या है कि तुम कोई भी गलती कर लो, नोटबुक वाली बात सामने आती ही है, कहां है, कितने चैप्टर लिखे हैं, नोट बनाई है कि? अरे भैया हमने नोट नहीं बनाई यार, फर्स्ट टू ट्वेल्थ हो गया, एक ही नोट और एक ही रफ रजिस्टर में आज तक पढ़ रहे हैं यार। गाड़ी उस रोड पे खड़ी थी वॉलपेपर में, वो भी लंदन पहुंच गई, लेकिन हम इधर ही हैं। ठीक है, मॉनिटर हमारा इंक पे इंक खत्म कर रहा है, इंक पे इंक, उसके पेन बदल रहे हैं हर साल, हमारा एक ही पेन चल रहा है 12 साल से। ठीक है, तो बस ऐसी रही। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैडम ना हाँ मैम क्या कुछ ना कुछ बनाती हैं बच्चों को, जो बच्चे खास होते हैं मैडम के, उन्हें कुछ ना कुछ बनाती है। मान लो किसी के नंबर अच्छे आए, उसे मॉनिटर बना दिया, कल्चरल प्रोग्राम है तो उसे राम रावण बना दिया। ठीक है, और मैं क्या कि मैं पीछे बैठ कर खाना खाता था तो मुझे चेयर बना देती थी। ठीक है, तो मैं चेयर बन जाता था। अब मैं चेयर बन गया हूं। अब क्या हुआ कि अच्छा एक बात है, मैम भले ही हिंदी की थी, लेकिन इक्वालिटी फुल थी, लड़कों को चेयर बनाती थी, लड़कियों को मुर्गा। ठीक है, तो ये चीज थी। तो एक बार क्या हुआ कि जो है मैडम, अच्छा तुम हमेशा चाहते हो कि मैम की जो फेवरेट स्टूडेंट है वो कभी ना कभी पकड़ जाए। मैम की फेवरेट स्टूडेंट थी प्राची, क्योंकि प्राची को आती थी पर्यावाची। ठीक है, तो वो मैम की फेवरेट स्टूडेंट थी यार। हम लोगों से उन्हें मतलब ही नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ कि एक बार हर बैक बेंचर ये चाहता है कि प्राची कैसे ना कैसे करके पकड़ जाए, प्राची किसी दिन होमवर्क करके ना आए। तो एक बार क्या हुआ कि प्राची होमवर्क करके नहीं आई धन्यवाद ऋषभ, आपका इस हास्य विनोद के आपने सभी को आनंदित कर दिया। अब मैं सेकेंड ईयर के शशांक मिश्रा को मंच पर बुलाना चाहती हूँ कि वो अपने स्वरचित कविता प्रस्तुत करे, जिसका शीर्षक है हिंदी भारत सारा है। नमस्कार, मेरा नाम शशांक कुमार है, मैं द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं यहाँ अपनी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा, पर उससे पहले चंद शब्द कहूंगा। हिंदी, जिसे हम भारत की बेटी कहते हैं, इसे हम संस्कृत की भी बेटी कहते हैं। यह हमारी भाषा नहीं है, यह हमारी विरासत है, यह हमारी धरोहर है, यह हमारी आन है, बान है और शान है। कोई भी देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक उसकी यह क्षमता न हो कि वह अपने विरासत को सहेज कर रख सके। और हिंदी को इसी संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ाना होगा। हमें हिंदी को अपने अंतर मन में बसाना होगा और हमें उसे ग्रहण करके हमें दूसरों को भी बताना होगा कि हिंदी का महत्व क्या है। हमें हिंदी बोलने में हिचकिचाना नहीं है। हमें वहां पे जो भी शब्द, जो भी हमें बोलना है, अगर आपको भाषा की दिक्कत है तो वहां पे हमें आपको बताना होगा, वहां पे आपको बोलना होगा। और मैं अपनी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा।
संस्कृत की बेटी नैतिकता की परिभाषा है, हिंदी हम सबका स्वाभिमान, जनता की भाषा है। जन जन की वाणी यह भविष्य की आशा है, हर दिलों की धड़कन में हिंदी को तराशा है। निराला प्रेमचंद ने इसे अपनी लेखनी से सींचा है, पंत दिनकर की रचनाओं ने एक लंबी लकीर खींचा है। सारे के सारे लोग जाति और कार्यक्रम के बीच में से तुलसीदास, सूरदास, मीरा की तान है ये हिंदी, हमारी अस्मिता, हमारी पहचान है ये हिंदी। विदेशों में बोली जाने वाली मीठे सुरों का गान है हिंदी, हमारे अंतर्मन का नवचेतन, हमारी शान है हिंदी। अत्यंत सरल, अति लुभावनी इसकी प्रकृति है, यह हमारी परंपरा जिसकी जननी संस्कृत है। साहित्य का सागर यह मैत्री का आधार है, एकता की निशानी संवेदनाओं का उद्गार है। इसका अक्षर अक्षर वात्सल्य और प्रेम का उपहार है, इसमें निहित अनेक भाव शैली यह शब्दों का भंडार है। स्वतंत्रता का अनोखा माध्यम, अनोखे पत्र का रूप है, हमारी देवनागरी लिपि में हिंदी देवता स्वरूप है। हमारे शौर्य गाथा की लंबी राह है हिंदी, हिंदी हमारी विरासत चाह है हिंदी। यह यमुना और सिंधु की गजब रवानी है, भारत के समतल क्षेत्रों की अमर कहानी है। यह कालजयी गंगा कावेरी की धारा है, पूरब से पश्चिम तक यह पूरा भारत सारा है। धन्यवाद। वाह शशांक, क्या खूब कहा है आपने। इसी के साथ हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए प्रोफेसर डॉक्टर सुस्मिता बाला, हेड टीवी मीडिया स्कूल, को अपनी भावना और इस कार्यक्रम का अनुभव व्यक्त करने के साथ प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हिंदी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा ये बात होती है जब भी मैं किसी भी स्पीच के लिए आगे आती हूँ, स्टूडेंट के एक्सप्रेशन कुछ और होते हैं, टीचर्स कहते हैं मैम आप थोड़ा सा हिंदी में बोलती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आज खास तौर से जब हिंदी दिवस हम मनाने जा रहे हैं, हम मना रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की और जो भी प्रतियोगिता की उसमें, इसके अलावा जो क्विज हुआ इंटरेस्टिंग था। लेकिन कुछ वर्ड्स जब हम बात करते हैं ना कि शब्दों को हिंदी में लिया गया है, तो हमारी जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, करीब 70 से अधिक भाषाएं हैं जो हिंदी से संबंधित, उनके बहुत सारे शब्द लिए गए हैं। और जो शब्द हम लोग सोचते हैं ना कि ये तो हिंदी शब्द है, अब्बा, बापू, रसोगुल्ला, गुलाब जामुन, ये शब्द भी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। इसी तरह इंग्लिश के वर्ड्स जो अभी लोग बात कर रहे थे, रेडियो, वो एक्सेप्ट कर लिया गया। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश के हैं लेकिन हिंदी में यूज किए जाते हैं। तो जब हम हिंदी में कोई भी प्रतियोगिता आयोजित करें तो खास तौर से ये ध्यान रखें कि हमें किन वर्ड्स का यूज करना है, किसका यूज नहीं करना है। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी स्पीच हुई, बहुत सारी जैसे तन्वी ने कविता बताई, शशांक ने अपनी कविता थी और किसकी थी और भी किसी की थी शायद। तो जो आपने बोला, जो आपने प्रस्तुति की, लेकिन किसी और कविता मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं, मालविका भट्ट ने अपनी स्पीच दी थी, जो उसने बोला कि हम क्यों मनाते हैं, क्या इसको मनाना जरूरी है। कुछ इसी से रिलेटेड मैंने लिखा है, वो मैं बताना चाहती हूँ कि हम क्यों और क्योंकि शब्द हमारी डिक्शनरी में आए हैं तो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। इसलिए कि ये हमें सोच कर मनाना पड़ रहा है। आम तौर पे हम अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल तो करते हैं हिंदी, लेकिन शायद हमें ये हेजिटेशन होता है, शायद हमें ये लगता है कि हिंदी बोलने वाले कुछ कमजोर हैं, कमतर हैं। तो ये जो भावनाएं हैं ना, ये हमें बायलिंगुअल बनाने में बहुत मदद नहीं करती है। हमें, क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं, हमें दोनों भाषाओं पे बराबर कमांड रखना चाहिए।
हमें बोलना चाहिए। हिंदी आती है बहुत अच्छा है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लो। इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो हिंदी स्ट्रॉन्ग कर लो। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, और वो इसलिए बोलती हूँ कि तुम किसी भी जगह जाओ, मीडिया इंडस्ट्री में आपके पास हिंदी चैनल्स ज़्यादा हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आप देखते हैं हिंदी का यूज ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और जिसको हिंदी नहीं आती वो अपने लिए ट्यूटर रखता है। तुम्हें शायद कुछ लोगों को पता होगा जो इंग्लिश स्पीकिंग एक्टर्स हैं, उन्होंने अपने लिए हाई स्टैंडर्ड वाले साहित्यकार हिंदी सीखने के लिए रखे, क्योंकि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में सरवाइव करना था। आपकी बिजनेस इंडस्ट्री है, अंबानी का नाम कितने लोगों ने सुना है? धीरू भाई अंबानी का। उनको हिंदी ही आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। अगर उन्हें हेजिटेशन होता और ये मान के चलते कि नहीं हिंदी तो हमारी वीकनेस है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वो कुछ नहीं कर पाते सब कुछ। लेकिन उन्होंने उसी कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, और वो आज किस लेवल पे है ये सभी लोग जानते हैं। तो आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हमें और अच्छा करना है। सारे लोगों को करना है। अभी जो थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट में हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। जो थर्ड में है उनके पास बेसिक्स ऑफ रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन एक पेपर है, उनके पास एक आरजे वाला पेपर है। अगर उसमें कोशिश करोगे कि देवनागरी में लिखो तो तुम सक्सेसफुल होगे। अगर तुम इंग्लिश लिखोगे तो तुम्हें उतनी ज्यादा तरक्की नहीं मिलने वाली, क्योंकि अभी जो 5 या 6 कितने स्टूडेंट्स गए थे ये ईयर? 8 की टीम गई थी, 6 की टीम गई थी, और उनको वहां भेजने के बाद अब उनको इंडिविजुअली कॉल आ रहा है कि हमें अपना सोलो प्रोग्राम तुम्हारा करवाना है और वो तुम्हारा एयर होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। तो ये कितनी बड़ी बात है कि तुम सेकंड सेमेस्टर में थे जो स्टूडेंट, और उनको हमने AIR भेज दिया और उनको अब इंडिविजुअल सोलो परफॉर्मेंस के लिए कॉल आ रहा है। तो ये अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे तो ऑब्वियसली बहुत कुछ करोगे। मैंने एक छोटी सी ऐसे ही कुछ बैठ के कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। पंख फैलाकर आसमान को छूने की तमन्ना है, कलकल करती नदी में आगे बढ़ने की इच्छा है, खूबसूरत बसंत में भ्रमरों की अटखेलियां, हल्की सी ठंड की सुगबुगाहट में तितलियों का मंडराना, पर्वत श्रृंखला के बीच से मुस्कुराते हुए सूरज का उदय होना और चुपके से अस्त होना, बादलों का सूरज के साथ आंख मिचौली खेलना, यही तो जीवन है। महसूस कर, प्रकृति को आत्मसात करना, यही तो जीवन है। सच में यही तो जीवन है। धन्यवाद। अच्छा, ये फर्स्ट प्राइज के लिए जो आशु भाषण है, आशु प्रतियोगिता थी, उसमें बिल्कुल जो साफ सुथरा और अच्छा प्रेजेंटेशन था वो तन्वी का था। विनायक यादव और यश जोशी को। इसके अलावा मैं प्रोफेसर अम्बरीश सक्सेना को बुलाना चाहती हूँ। उन्होंने आप लोगों के कुछ लिखा है जो वो यहाँ पर सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि हम इस पूरी दुनिया में जहाँ भी जाएं, हमेशा हमेशा अपनी भाषा को ही सबसे ऊपर रखें, हमेशा उसका सम्मान करें। इसी के साथ साइमा मैम ने भी आपके लिए एक स्पेशल पोएम डेडिकेट किया है, मैं उसको अभी पढ़ूंगी। नौका में बैठे नाविक भी तुम हो, समुद्र की उठती लहर भी तुम, हार के सन्नाटे का सूनापन भी तुम हो, जीत का तूफान भी तुम, अमावस्या में उगता चांद भी तुम हो, सूरज भी तुम, आसमान भी तुम।
निशब्द करने वाला हर शब्द भी तुम हो, आसमान तक गूंजती ललकार भी तुम हो, हमारा खूबसूरत आज भी तुम हो और स्वर्णिम कल भी तुम हो। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं अमरीश सर से अनुरोध करूंगी कि वो आकर अपने दो शब्द कहें। ये मेरी कविता जो आज का मौजूदा समय में जो कुछ हो रहा है उसका चित्रण है। बोलने की आज़ादी पर पहरे कब तक, बोलने की आज़ादी पे पहरे कब तक, बेकसूरों पर जुल्म सितम कब तक, रॉलेट एक्ट के नए संस्करण कब तक, यूएपीए और एनएसए कब तक, पुलिसिया डंडे की मार कब तक, बिना सुनवाई के सलाखें कब तक, न्याय की आंखों पे पट्टी कब तक, मीडिया के पांव में बेड़ी कब तक, पूंजी का नंगा नाच कब तक, निवाला छीनने की कवायद कब तक, लाशों पर सियासत कब तक, हुकूक छीनने की हिमाकत कब तक। एक रोज तो ये तस्वीर बदलेगी, गरीबों की तकदीर संवरेगी, सूरज फिर पूरब से निकलेगा, सत्ता की तासीर बदलेगी। उम्मीद रखो तुम्हारा दिन भी आएगा, तुम्हारे फैसले तुम्हारे होंगे, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी होगी, तुम्हारे सपने भी तुम्हारे होंगे। ये नई इबारत लिखने का मोड़ है, कुछ नया लिखने सुनने का दौर है, लेकिन फिर ये ख्याल आता है, निष्क्रिय आशावाद पीछे ही ले जाता है। हमें पता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन क्या सिर्फ उम्मीद से जिंदगी चलेगी? क्या लोहिया फिर से जिंदा होंगे? तुम लोगों में से मुझे नहीं पता कितने लोगों को लोहिया का नाम पता है। क्या लोहिया फिर से जिंदा होंगे और कहेंगे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती? धन्यवाद सर। अब मैं पुरस्कार वितरण के लिए प्रोफेसर डॉक्टर अमरीश सक्सेना डीन मीडिया स्कूल और प्रोफेसर डॉक्टर सुस्मिता बाला हेड मीडिया स्कूल से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आकर बच्चों को पुरस्कार दें।